सुप्रभात। मेरा नाम है शाशिश पाठी। इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज प्रीलिम स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सके। तो फिर हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें? हम इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि 19th सेंचुरी में और एंड 20th सेंचुरी के पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में ब्रिटिशर्स का क्या योगदान है लैंड रेवेन्यू में। अगर देखें तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है जी? विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ड्यूरिंग 18th सेंचुरी whom among the following एसोसिएटेड विथ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में इसमें से कौन सा हायर अथॉरिटी इज इन्वॉल्व मीन्स इन्वॉल्व हुए हैं और एसोसिएट हुए हैं। If we discuss about which of the following means in implementation of land revenue settlement, which of the following persons have been involved? अगर देखें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि जॉन शोर, जेम्स ग्रांट एंड वॉरेन हस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन तीनों के अंडर में ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और इन एसोसिएशन विथ उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन का लागू हुआ है। अगर देखें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ अगर देखें तो जॉन सोर प्लान द परमानेंट सेटलमेंट और विच इज करेक्ट। सो इट इज जॉन शोर क्या है? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ही हैज़ बीन ग्रांटेड। वो क्या करे हैं? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ग्रांट किए हैं। उसके बाद मैक्विस्टन हैज एसोसिएटेड विथ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, सो इट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। ये क्या है? एसोसिएटेड विथ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज नॉट एसोसिएटेड। इसका मतलब है वो एसोसिएटेड नहीं है इसमें से। अगर ग्रैंड जेम्स इज नोटेड इन बंगाल हिस्ट्री फॉर इज फेमस search or research into the land renature system. So जेम्स किस लिए फेमस हुए? जेम्स ग्रांट वो लैंड रीनेचर सिस्टम के लिए फेमस हुए ताकि वो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में इंप्लीमेंटेशन दे सके। ठीक है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये मिलेगा कि 19th और 18th सेंचुरी में लैंड रेवेन्यू रीनेचर सिस्टम में कौन सा राइट्स प्रोविजन हुआ था, कौन सा राइट में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कंपनी की तरफ से, वो सारा हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। अगर पहला नंबर पॉइंट देखें तो पहला नंबर पॉइंट यही सिग्निफाई कर रहा है कि द बंगाल और जेम्स noted in Bengal history for his famous research in land revenue रीनेचर system and financial account as they stood immediately before the acquisition of Diwani by the East India Company 1965। So फिर इसका मतलब ये है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम एज वेल एज फाइनेंस एंड अकाउंट सिस्टम जो कि दीवानी के अंडर और दीवानी के राइट के अंडर इम्प्लीमेंटेशन होता था, वो सारा कंपनी 1765 में इम्प्लीमेंटेशन किया था। उसके बाद विलियम्स अथॉरिटी इज मेकिंग एक्सटेंसिव इंक्वायरी इनटू द रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विद अ व्यू ऑफ मेकिंग ड्यूरेबल रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि ड्यूरेबल रेवेन्यू सिस्टम, ड्यूरेबल रेवेन्यू सेटलमेंट मतलब क्या है? मीन्स पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना इनकम हुआ है उस जगह से और उस एरिया से। ठीक है, उसको ही ड्यूरेबल रेवेन्यू सेटलमेंट भी बोलते हैं। और जिसमें रिसोर्स प्रोविजन बहुत ज़्यादा हो और उसमें एक्सटेंसिव इंक्वायरी भी होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द अवेलेबल Parisian documents, James Grant prescribed his famous tactic entitled An Inquiry into the Nature of Jamidari, means Jamidari, Teen-nature and Land Property of Bengal। वो सारा उनका पेरिशियन डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि 1791 में कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उनका रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस कैसे होता है और उनका वे ऑफ गवर्नेंस इन द फॉर्म ऑफ दीवानी एज वेल एज हम पढ़ चुके हैं दीवानी राइट्स एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो सारा इसमें ग्रांटेड हुआ है जो जेम्स ने किया है। उसके बाद देखें तो द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड द रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू स्पेशलिस्ट हाउएवर चैलेंज ग्रांट आर्गुमेंट showed
argument or ready to overtaxed and further increase in revenue demands। इसका मतलब ये है कि कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट प्रोवाइड करते थे ब्रिटिश ऑफिसर, ताकि उनका टैक्सेस बहुत ज़्यादा कर देते थे और प्रोडक्शन में अगर ज़्यादा होगा तो टैक्स भी ज़्यादा कर देते थे। वही कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट प्रोवाइड करते थे जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इन द प्रेजेंस ऑफ दीवानी वो प्रोवाइड करते थे। अगर देखें तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया वो सारा हम पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, इन लेट 1760s वॉरेन हेस्टिंग ट्राइड टू वर्क आउट द सैटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सिविल जस्टिस। ये क्या किया वॉरेन हेस्टिंग, वो एक अच्छा सा और सैटिस्फैक्टरी, ताकि हर एक व्यक्ति को सेटिस्फाई हो सके, उसी प्रकार का रेवेन्यू सेटलमेंट किया था, जो कि अपॉइंट किया था कमिटी ऑफ सर्किट विच हैज़ विजिट ईच डिस्ट्रिक्ट एंड एफेक्ट रेवेन्यू सेटलमेंट विथ टैक्स एंड फॉर्म्स ऑफ जमींदार। इसका मतलब है कि वो कमिटी क्या करेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट का इफेक्टिव कलेक्टिव रिपोर्ट निकालेगा और उसमें से टैक्स प्रोविजन का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। ही इग्नोर्ड द क्लेम्स ऑफ hereditary jamidari and strong objected to the jamidars being accepted as the owner of he landed subject to payment of fixed nature। हर एक विलेज में एक जमींदार रहता था जो कि प्रोविजन और टैक्स का कलेक्शन करता था। वो टैक्स कितना है, उनका रेवेन्यू कितना है, उनका रेवेन्यू जनरेशन कितना है, उनका फिक्स्ड रेंट कितना है, वो सारा वो क्लेम करता था और नोटिफाई करता था और रिपोर्ट करता था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के नेतृत्व में चल रहा था। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉरेन हेस्टिंग रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड अ फेलियर largely due to lack of caliber and power of collectors। due to lack of caliber and power of collectors, इस रेवेन्यू सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। क्यों हो चुका था, क्योंकि उनके पास उतना कैलिबर या फिर पावर नहीं था कि इम्प्लीमेंटेशन में उनका सहयोग दे। इसीलिए द मेन एसेप्ट्स ऑफ फेलिंग इज पावर ऑफ द कलेक्टर्स। सो कलेक्टर्स जो भी होते थे उनके अंडर में, उनके नेतृत्व में वो पूरी तरह कायम रहे। ठीक है, समझ आ गया।